सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों अपनी बात चल रही थी माइटोसिस पर। ठीक है, तो माइटोसिस अपना स्टार्ट किया हुआ था और माइटोसिस में अपनों ने एनाफेज तक कंप्लीट कर लिया था और एनाफेज में देखा था कि जो सेंट्रोमियर है वो विखंडित हो जाता है और क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जब वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं तो सेंट्रोमियर पोल की ओर होते हैं, जबकि भुजाएं पीछे की ओर हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि सेंट्रोमियर विखंडित होता है या टूटता है तो उसमें जो क्रोमेटिड होते हैं वही आगे चलकर क्रोमोजोम बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। इसलिए एनाफेज में क्रोमोजोम का नंबर डबल हो जाता है, जबकि क्रोमेटिड का नंबर घट जाता है। ठीक है, क्रोमेटिड ही क्रोमोजोम में काउंट होने लगते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोजोम की आकृति का अध्ययन माइटोसिस की कौन सी फेज में किया जाता है तो उसका आंसर होगा एनाफेज। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। अब देखो अपने पास लास्ट फेज है जिसे टीलोफेज कहते हैं। यह बिल्कुल प्रोफेज की उल्टी होती है। तो मैंने कहा यह प्रोफेज के बिल्कुल विपरीत होती है। क्या होती है? बिल्कुल विपरीत होती है। यानी कि जो चेंजेस प्रोफेज में हुए थे अब उनका क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे कि मैंने कहा बच्चों कि प्रोफेज में क्या हुआ था? स्पिंडल फाइबर बने थे, बिल्कुल सही बात है। अब उनका क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि विघटित होने लगते हैं। तो मैंने लिखा स्पिंडल फाइबर जो प्रोफेज में बने थे, है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं बच्चों। स्पिंडल फाइबर क्या होने लगते हैं बच्चों? स्पिंडल फाइबर विघटित होने लगते हैं, विघटित होने लगते हैं। किस फेज में बच्चों? अपने पास टीलोफेज में। ठीक है, टीलोफेज में विघटित होने लगते हैं। और अब यहाँ पे देखो एनाफेज में क्या हुआ था कि जो क्रोमेटिड सेपरेट हुई थी, ठीक है, वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगती है। अब वो इस फेज में विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाती है और अपनी आइडेंटिटी को खो देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इस फेज में, मतलब टीलोफेज में, इस फेज में क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाती है, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाती है और अपनी पहचान खो देती है, और अपनी पहचान खो देती है। इसका मतलब क्या है? खो देती है यानी कि वो क्रोमेटीन में बदल जाती है। पहले वो क्रोमोसोम थी एक प्रकार की, जहाँ से बातें स्टार्ट हुई थी। देखो प्रोफेज में क्या था कि अपने पास क्रोमेटीन था एक सेल में और वो क्रोमोसोम में बदली। अब वो वापस किस में बदलेगी? क्रोमेटीन में बदलेगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो अपने पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किस में बदलेगा, है ना? चेंज इन किस में? क्रोमेटीन, यानी कि वापिस से क्रोमेटीन में बदल जाता है। या फिर मैं लिख सकता हूँ डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, टू फॉर्म क्रोमेटीन। गुणसूत्रों का क्या होगा बच्चों? गुणसूत्रों का क्या हो गया? डीकंडेंसेशन। मैंने आपको एक बार बताया था पहले कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस बताया था कि प्रोफेज में ये होता है, ठीक है, कि क्रोमेटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। अब जस्ट उल्टा डीकंडेंसेशन होने लगता है। तो पहले क्रोमोसोम क्या था भी अपनों ने एनाफेज में देखा, मेटाफेज में देखा कि क्रोमोसोम थोड़ा सा मतलब कि लॉन्ग नहीं है, वो शॉर्ट है तो वो मोटा है। तो अब वो जस्ट उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है तो सुलझा हुआ से कैसे हो जाएगा? सुलझा हुआ क्रोमोसोम किस में हो जाएगा बच्चों? उलझा हुआ क्रोमोसोम। क्योंकि प्रोफेज आपको अच्छे से याद होगी
तो आपको जस्ट उसकी बातें उल्टा करना है। यहाँ पे क्या बदल जाएगा, उलझा हुआ क्रोमोजोम, मैंने बोल दिया है ना, क्रोमोजोम जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्रोमेटिन क्या है, उलझा हुआ डीएनए तो है, ठीक है, उलझा हुआ डीएनए है और सुलझा हुआ क्रोमोजोम था, तो इस अच्छा है कि अपने ये ना लिखे, ठीक है, अब सही रहेगा, ठीक है ना। अब उलझा हुआ क्रोमेटिन में बदल जाता है, क्रोमेटिन लिखो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कहानी ये हो जाती है, अगर आप संरचना से देखो तो आप क्या समझोगे बच्चों, इस प्रकार से अपने पास एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। एक सेल तो अपने पास ये रही, ठीक है, और एक सेल इस प्रकार से बन जाती है। अब एक सेल थी, इसमें 2 न्यूक्लियस बन गए, ये साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं बच्चों, कोशिकांग होते हैं। देखो वापस आ गए हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, ये जो बनाया है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी क्या है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिखो कि गोल्जी बॉडी, और क्या था, ER, और क्या था बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, जो कहाँ पर छोड़ के चले गए थे, प्रोफेज में छोड़कर चले गए थे, ठीक है। और इसमें ये देखो 2 क्रोमोजोम हैं, एक क्रोमेटिड वाले 2 क्रोमोजोम हैं, ये भी एक सेल, ठीक है। साइटोप्लाज्म में यहाँ पर भी क्या है, कोशिकांग है। अब देखो टीलोफेज जैसे ही खत्म होने लगता है तो साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रहा साइटोकाइनेसिस। अगर ये प्लांट सेल में हो रहा है तो ये सेल प्लेट मेथड के द्वारा होगा, इसमें एक सेल किस में बदल गई, 2 सेल में बदल जाती है। अब अपने हिसाब लगाते हैं क्वेश्चन का, भाई क्रोमोजोम का नंबर, क्रोमोजोम की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ टीलोफेज में तो कितनी है बच्चों, एक सेल में, एक सेल की बात करें तो 1 2, तो मैंने कहा 2, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन सेल, ठीक है, कितना है क्रोमेटिड, 1 2, तो मैंने कहा एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमोजोम, एक क्रोमेटिड, तो एक नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन सेल तो 2 है। तो अगर मैं क्रोमोजोम की बात करूं, यहाँ पे लिखो सेल नहीं क्रोमोजोम, 1 क्रोमोजोम, ठीक है, एक क्रोमोजोम में कितना हो जाएगा, 1 है। 3 नंबर डीएनए का अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, जितना स्टार्टिंग में था उतना ही हो जाएगा, 2C। अब ये जो फीचर है बिल्कुल पेरेंट सेल के बराबर है, पेरेंट सेल के समान है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेरेंट सेल अपनी डॉटर सेल के बराबर होती है, जितना कंटेंट डॉटर सेल में है उतना ही क्या होगा बच्चों, पेरेंट सेल में होगा। इस बात को आप दिमाग में अच्छे से सेट कर लें। यही फीचर कहाँ पर थे, अपने पास प्रोफेज में थे, और आज टीलोफेज में भी कितने हैं, या फिर मैं कहूँ जीवन से पहले अपने पास जो सेल थी पेरेंट सेल में क्रोमोजोम की संख्या, क्रोमेटिड का नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए का आज टीलोफेज में भी उतना ही है, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पर टीलोफेज खत्म हो जाती है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, टीलोफेज खत्म हुई तो चलेगा साइटोकाइनेसिस। तो बच्चों अपने बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। अब देखो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, अब जब साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा तो जितना भी कंटेंट है साइटोप्लाज्म का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन 2 डॉटर सेल, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। देखो जितना भी ये मैटर था, जितना भी मटेरियल था, एक सेल तो ये बनेगी, एक सेल ये बनेगी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो साइटोकाइनेसिस है, ये तो प्लांट सेल में भी हो सकता है और एनिमल सेल में भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में भी हो सकता है और प्लांट सेल में भी हो सकता है। अगर एनिमल सेल में होता है,
सुनिएगा ध्यान से, बात समझने वाली है बच्चों। ये मैंने बनाई एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल है, और इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम जो भी होगा। तो एनिमल सेल की ये जो लेयर है इसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता हूँ, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, अब यही बाहर से अंदर की ओर पिंचड होगी। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाहर से अंदर की ओर पिंचड होगी, यानी कि पिचकेगी, फैरो बनेगी। अगर आपको मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से क्या होगी, इस प्रकार से पिंचड होगी। अब एक सेल तो ये बन जाएगी, एक सेल ये बन जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल मेथड। आपसे पूछा जा सकता है कि एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस हुआ वो कौन से मेथड से हुआ, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल मेथड। जो कहाँ से कहाँ होता है, आउटर से लेकर आउटर टू इनर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर होता है। और एक सेल किस में डिवाइड हो जाएगी, दो में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे होता है। बस सीधा मेथड पूछा जाएगा आपसे, सीधा क्वेश्चन आता है कि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की कौन सी विधि द्वारा होता है, सेंट्रीपिटल, है ना, यानी कि बाहर से अंदर की ओर। अब प्लांट सेल में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। ये मैंने प्लांट सेल बनाई है आपके सामने, ये प्लांट सेल है। अब इसके बाहर एक लेयर और होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल तो रिजिड होती है, तो ये मैंने कहा सेल वॉल। सेल वॉल डेड होती है और क्या होती है, दृढ़ होती है। दृढ़ को बोलते हैं बच्चों रिजिड स्ट्रक्चर। अब रिजिड स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब होता क्या है कि ये सेल वॉल है, ये पिचक नहीं सकती क्योंकि ये तो दृढ़ है, कठोर है। तो अब ये अंदर से बाहर की ओर फेरो बनता है, अंदर से बाहर की ओर फेरो बनता है। तो इसलिए इसका मेथड का नाम हो जाएगा सेल प्लेट मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल प्लेट मेथड। इसी का दूसरा नाम और है बच्चों, वो मैं कहता हूँ फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है, फ्रैगमोप्लास्ट। ये कहाँ से कहाँ होगा, ये चलेगा बच्चों इनर टू आउटर की ओर, ये चलता है अंदर से बाहर की ओर, सेल कन्वर्ट इनटू टू सेल, ठीक है। तो ध्यान रखना सीधी सी बात कि इसमें कौन सा मेथड होता है और एनिमल सेल में कौन से मेथड के द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो अब देखो एक आगे नया पॉइंट अपने पास कि माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन है, उसका महत्व क्या है। समसूत्री विभाजन, या फिर उससे पहले अपने देखते हैं बच्चों, एक हिसाब लगाते हैं, ठीक है। अब देखो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप समझिएगा बातों को ध्यान से। 3 खाने बनाने हैं आपको पहले, ठीक है, एक, फिर मैंने कहा दूसरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर मैंने कहा नंबर ऑफ क्रोमेटिड, और उसके बाद मैंने कहा इधर डीएनए की बातें हो जाएगी, ठीक है। ये डायग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट, समझिएगा, पूरा का पूरा प्रोफेज सब की बातें होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, अब डायग्राम तो लाइनें तो मेरे से ज़्यादा अच्छी नहीं बनी हैं, परंतु अपने को क्या करना है, अपने को तो बातें समझनी है। अब मैं बात करूँगा स्टार्टिंग से, जहाँ से अपनों ने शुरू किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपनी बातें शुरू हुई थी बच्चों पेरेंट सेल से, और पेरेंट सेल में मैंने आपको बताया था कि एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर 2 है, तो बातें वहीं से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। इस प्रकार से मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपको अच्छे से समझना होगा कि माइटोसिस के 2 पार्ट होते हैं, 2 फेज में डिवाइडेड है। एक को मैं कैरियोकाइनेसिस कहता हूँ, दूसरे को मैं दूसरे को मैं साइटोकाइनेसिस कहता हूँ। कैरियोकाइनेसिस थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, है कि नहीं है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, 1 से 2 सेल बनती है तो साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा अपने पास क्या फीचर, गुण क्या क्या है। फीचर यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ क्रोमेटिड, और यहाँ पे मैंने लिखा
अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? डीएनए की मात्रा। क्या लिखोगे? डीएनए की मात्रा। ठीक, अब देखो पहले अपने पास क्या है बच्चों? पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है। दूसरी ये पेरेंट सेल गई G1 में, फिर चली S, फिर क्या हुआ G2, फिर मैं कहूँगा कि अपने पास प्रोफेज। क्या है बच्चों? प्रोफेज। प्रोफेज के बाद क्या आई? मेटाफेज। और मेटाफेज के बाद कौन सी फेज आई बच्चों? एनाफेज। इनका सीक्वेंस भी पता रहना चाहिए आपको। और उसके बाद कौन सी फेज आई बच्चों? टीलोफेज। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको बताया था कि पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम हैं, एक एक क्रोमेटिड वाले। ठीक है, और अपने पास क्रोमेटिड कितना हुआ? 2 क्रोमोसोम है तो क्रोमेटिड भी 2। और मान लीजिए अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है। ठीक है, 2C हो जाएगा। फिर देखो अपने पास जीवन में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर तो सेम ही रहेगा, कभी चेंज होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो अब मैंने कहा जीवन में क्रोमोसोम का नंबर 2, S में क्रोमोसोम का नंबर 2, G2 में क्रोमोसोम का नंबर 2, प्रोफेज में क्रोमोसोम का नंबर 2, मेटाफेज में क्रोमोसोम का नंबर 2, एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर 2 नहीं बेटा जी, 4। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर दुगना हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि क्रोमोसोम का नंबर कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर बच्चों 2 स्टेटमेंट आते हैं। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि बताओ प्रोफेज में क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अगर स्पेशली नाम दे के आए कि एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर दुगना हो जाता है तब बात सही है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि प्रोफेज में मतलब कि समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम का नंबर दुगना हो जाता है, ये बात तो गलत है। जब एम फेज बोले तो समसूत्री विभाजन कंप्लीट होगी तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर और आपकी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल सेम होगा। इसलिए अगर स्पेशली नाम देकर पूछा जाए कि एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर दुगना हो जाता है तो बात बिल्कुल सही है। टीलोफेज में क्रोमोसोम का नंबर फिर से आधा, क्योंकि 2 सेल बन जाती है। क्लियर है? अब क्रोमेटिड का नंबर की बात करते हैं। जीवन में अपने पास क्रोमेटिड का नंबर क्या रहेगा बच्चों? सेम ही रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। एस में क्रोमेटिड का नंबर 4 दुगना हो जाएगा। G2 में भी 4, प्रोफेज में भी 4, मेटाफेज में भी 4। ठीक है, अब देखो एनाफेज में ध्यान से देखो। अब क्रोमेटिड का नंबर की बात करें एक क्रोमोसोम में बात कर रहे हैं अपने, तो एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड का नंबर यहाँ पर आधा हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर भी 2। क्लियर है ना? अब 4 से 2 कैसे लिखा? एक क्रोमोसोम में, तो आप यहाँ पर दुगना करोगे क्रोमोसोम तो क्रोमेटिड से ही तो कर रहे हो। समझ आई क्या बात? एक क्रोमोसोम में यहाँ पर क्रोमेटिड का नंबर कम हो जाएगा। अब देखो 2C है तो इसमें भी 2C। एस फेज में क्या हो जाएगा? डीएनए दुगना हो जाएगा। फिर ये डीएनए दुगना ही चलता जाएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। अब बताओ सेल में, सेल तो वही है। देखो क्रोमेटिड क्रोमोसोम में बदला है ना, तो सेल में तो डीएनए उतना ही रहेगा ना, तो यहाँ पे मैं लिखा 4C। अब आगे सेल कितनी होगी? 2, तो फिर से आधा हो जाएगा डीएनए, तो मैंने कहा 2C। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2C। ऐसे है। ठीक है ना? ये बात आप ध्यान से समझे। क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा कर आते रहते हैं। ये डायग्राम याद नहीं करना है, ये टेबल आपको याद नहीं करनी है, ये केवल और केवल समझने के लिए है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अपने पास क्या बच्चों नया पॉइंट है, समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? देखो इसका महत्व अपने पास क्या करती है, एक तो ये रिपेयरिंग में काम करती है। कोई चोट लग जाए, ठीक है ना, तो उसमें रिपेयर का काम करती है। मेन काम यही है इसका कि रिपेयरिंग का काम करती है। तो बच्चों मैंने लिखा कि लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस कहाँ कहाँ पर होता है। माइटोसिस तो बच्चों प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। अब बताओ बच्चों कि ये प्लांट सेल में कहाँ पर होता है, तो मैंने कहा कि ये तो एपिकल मेरिस्टेम में होता है। नाम सुना है मेरिस्टेम, ये प्लांट एनाटोमी में आएगा। और कहाँ पर हो सकता है? एपिकल के साथ साथ
कैलरी मेरिस्टेम में होता है और साथ ही साथ लेटरल मेरिस्टेम में भी होता है। और एनिमल सेल में कहाँ पर होता है? एक तो होता है बच्चों ये ब्लड सेल, ब्लड सेल में माइटोसिस होता है, और मैं कह सकता हूँ गट सेल, गट सेल्स में हो सकता है। और कहाँ पे हो सकता है? स्किन, स्किन में भी अपने पास माइटोसिस होता है। काम क्या है? रिपेयर का, रिपेयर करती है, सेल रिपेयर है ना। अपने पास कोई इंजरी हील हो जाती है, इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसमें भी इसी का काम है, माइटोसिस का ही काम करती है। जैसे आप जा रहे हो, गिर गए हो, चोट लग गई है, तो चोट लगने के बाद जो हीलिंग होती है, मतलब कि जो घाव भरता है, वो काम किसका है? वो समसूत्री विभाजन का है। वो किसका है? समसूत्री विभाजन का है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है। तो अगले लेक्चर में अपने स्टार्ट करेंगे म्योसिस। म्योसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। म्योसिस इवॉल्व हुआ है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, और एनसीईआरटी को पढ़ते रहें। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।